मोबाइल की रिंग बजती है। एक हाथ फोन की तरफ बढ़ता है और उसी हाथ की दो आंखें जब मोबाइल की स्क्रीन पर गईं, तो चिढ़ते हुए फोन ऑफ कर दिया। तभी वेद के बगल में लेटी एक लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा, कौन था? और कौन होगा? तुम्हारी दोस्त नताशा का फोन था। बोल दिया तुमको आज बुखार है, फिर भी परेशान कर रही है। मेरे साथ तो तुम खुश रहते हो ना, फिर परेशान कब से रहने लगे? इतना कहकर वो लड़की वेद के जिस्म को इधर उधर चूमने लगी और दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटने लगे। वेद की नजर जब जमीन पर गई तो उसे चारों तरफ लंबे लंबे बिखरे बाल ही दिखे और एक लड़की का साया लंबे बालों के बीच बैठा वेद को संभोग करते हुए देख रही थी, मानो जैसे वेद के लिए एक आम बात थी। उसने एक लड़की को इग्नोर किया और अपनी आंखें बंद कर परम सुख का आनंद लेने लगा। सुबह सुबह का वक्त, मलाड से अंधेरी जाने वाली लोकल ट्रेन हो या बस भीड़, उफ तौबा। मगर आज न जाने क्यों रह रहकर वेद को बस कृति का ही ख्याल सता रहा था। खैर, किसी तरह ऑफिस पहुंचकर उसने तुरंत ही कृति को फोन लगाया, उसकी खैरियत ली और दिन भर के काम के बाद जब ऑफिस से छूटा तो सीधा घर का रास्ता पकड़ा। न दोस्तों से कोई बातचीत, न साथ वाले कर्मियों से कोई डिस्कशन किया। रास्ते में मोगरे के फूल, गजरा जो कृति को बेहद पसंद था, रोज घर जाता था। वेद घर पहुंचते ही सीधा कृति के कमरे में गया और इसका माथा चूमा। कृति भी वेद के छुअन से जाग गई थी। ओह हनी, तुम कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। कृति भी वेद से कहते हुए उसे चूमने लगी थी। दोनों में जबरदस्त रोमांस होने लगा। कुछ देर बाद कृति अपना सिर वेद की गोद में रखकर लेट गई थी। वेद कृति के बालों में हाथ फेर रहा था और तभी उसे अपने ठीक ऊपर एक लड़की उल्टी लटकी दिखी, मानो जैसे वो उल्टा ही छत पर चल रही थी। और उस लड़की के बाल पूरे घर में किसी जड़ की तरह पसरे हुए थे। वेद भी उस लड़की को मुस्कुराता हुआ उसकी आंखों में देख लम्हों की पुरानी याद में खोता चला जा रहा था। शाम का वक्त था। वेद और कृति मुंबई की बारिश में भीग रहे थे। दोनों का मन एक दूसरे के आलिंगन को तड़प रहा था। दोनों जैसे ही फ्लैट में आए ताबड़तोड़ चुंबन करने लगे। कृति भी कसमसा गई थी। उसने वेद को खुद से दूर करते हुए कहा, ऐसी भी क्या बेसब्री है वेद? मैं कहीं भागी थोड़ी ना जा रही हूँ। इतना कहकर कृति सीधा बेडरूम में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। वेद दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी दरवाजे के आर पार होते हुए वही लंबे बालों वाली लड़की निकल के वेद के सामने खड़ी हो गई। वेद बस उस लड़की को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी कृति ने बाथरूम के अंदर से ही कहा, थोड़ा रुक जाओ बाबा, कपड़े तो चेंज कर लूं। ड्रेस चेंज करके कृति उस लंबे बालों वाली लड़की से आर पार गुजरती हुई सीधा वेद की गोद में आकर बैठ गई। बड़ा प्यार उमड़ रहा है, बड़ी मेहरबान हो। अभी तो थोड़ी देर पहले यूं हाथ छुड़ा के भाग गई थी जैसे हम आपके कोई ना हो, पर आए हो। वेद कृति से कह रहा था और कृति वेद के सीने पर अपने दांत गड़ाए हुए उसे उत्तेजित कर रही थी कि अचानक ही वेद का सीना छिल गया, जिसके दर्द से वेद ने तुरंत ही कृति को बालों से पकड़ दूर करते हुए कहा, जब जब तुम मेरे से दूर होती हो ना, मेरा मन करता है कि तुम्हें मार डालूं। इतना कहकर वेद कृति के होठों को चूमने ही जा रहा था कि अचानक ही उसका ध्यान भटका और अगले ही पल उसने देखा कि उसके हाथ में कृति के सिर्फ बाल हैं, जिन्हें ले जाकर उसने अलमारी की दराज में रख दिया और आईने के सामने बैठकर रोने लगा। तभी कृति ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके आंसू पोंछने लगी। वेद ने भी कृति का माथा चूमा और उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना? अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। मैं कहाँ जा रही हूँ? तुम्हारे पास ही तो हूँ ना। वेद उसे उठाकर सीधा बेडरूम में ले गया, फिर उसका माथा थपथपाते हुए उसे सुला दिया। कृति को गहरी नींद में सुलाने के बाद वेद ने वापस आकर अपने लिए खाना ऑर्डर किया और लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। तभी वेद की नजर फर्श पर गिरे लाल रंग पर गई। शायद वो खून था। वेद ने तुरंत एक कपड़ा लिया
और उसे साफ करने जा रहा था कि उसे वही लंबे बालों वाली लड़की टेबल के नीचे अपना ही मांस खाती दिखी। वेद एकटक उस लड़की को देख मुस्कुरा रहा था कि अचानक ही डोर बेल बजी। वेद ने पहले खिड़की से झांक कर देखा तो डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया था। वेद खाना लेकर दरवाजा बंद कर ही रहा था कि तभी डिलीवरी बॉय ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, साहब बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, आप एक हफ्ते से मुझे इसी वक्त पे खाना मंगवाते आ रहे हो, पर जब जब आप खाना लेने के लिए दरवाज़ा खोलते हो तो आपके घर में बिल्कुल अंधेरा रहता है। और सच कहूँ तो मुझे आपके पीछे एक लड़की नजर आती है जिसके लंबे लंबे बाल हैं और वो कोने में बैठी मुझे ही देख रही है। पता नहीं क्यों हर बार आपके घर से इतनी सड़ी हुई बदबू क्यों आती है। भाई रूम फ्रेशर वगैरह मारने का ना साहब। डिलीवरी बॉय की सारी बातें सुनने के बाद वेद ने कहा, अच्छा मजाक कर लेता है तू, कपिल के शो में ट्राई क्यों नहीं करता है? इतना कहकर वेद ने दरवाजा बंद कर लिया। वेद अभी टेबल पर खाना लगा ही रहा था कि तभी कृति रेंगते हुए वेद के पास आ रही थी और उसके ठीक पीछे वो लंबे बालों वाली लड़की भी। कितना वक्त हो गया ना हम दोनों को एक साथ बाहर डिनर किए हुए। हाँ हनी, नेक्स्ट संडे हम जरूर बाहर जाएंगे। वेद ने कृति से कहते हुए उसे अपनी बाहों में कस के भर लिया। कृति भी उसकी बाहों में सिमटती ही चली जा रही थी और अगले ही पल जब वेद ने खाना प्लेट में निकाला तो सिर्फ बाल ही बाल निकले, वो भी खून से सने हुए। वेद ने तुरंत ही प्लेट खुद से दूर की और कृति को बाहों में भरकर बेडरूम की ओर चल दिया। कृति के सिर से लगातार बाल झड़ रहे थे कि तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। एक लंबे रोमांस के बाद दोनों सो चुके थे। अगली सुबह वेद ब्रेकफास्ट बनाकर ऑफिस निकल गया और जब वापस घर आया तो बहुत सारे डियो, परफ्यूम स्प्रे, रूम फ्रेशनर और बुके अपने साथ लेकर आया। रूम फ्रेशनर और परफ्यूम और डियो की खुशबू से सारा घर महक रहा था। फिर रोज की तरह वेद ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा डिलीवरी बॉय का इंतजार कर ही रहा था कि उसके ठीक सामने वो लंबे बालों वाली लड़की बैठी अपने ही पैर नोच नोच कर खा रही थी। तभी डोरबेल बजी। वेद ने खिड़की से देखा तो दरवाजे पर डिलीवरी बॉय खड़ा था। वाह साहिब, क्या झकास गरगम के लाए, पर एक लाइट तो जला लेते। इतना कहकर डिलीवरी बॉय वेद के कंधों के किनारे से झांकता हुआ अंधेरे को देखने लगा, पर अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा था वो कहीं और नहीं बल्कि वेद के कंधे पर ही बैठी हुई थी। इस पर वेद बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मेम साहब अंदर ही है। अपन समझ गया साहिब, पक्का शादी की सालगिरह होएगा, ऐसी सजावट तो तभी होती है। डिलीवरी बॉय की बात सुन वेद की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने तुरंत ही दरवाजा बंद किया और जाकर कृति से लिपटकर सिसक सिसक कर रोने लगा। कृति ने भी बिना कुछ कहे वेद को अपनी बाहों में भर लिया और वो लंबे बालों वाली लड़की भी वेद से लिपट खून के आंसू रो रही थी। तीनों की सिसकियों से कमरा गूंज रहा था। आज भी वेद बिना खाए ही कृति की बाहों में लिपटकर सो गया। अगली सुबह संडे था। वेद बाजार से एक बड़ा सा फ्रीजर लेकर आया था। उसने पहले तो फ्रीजर में बिस्तर लगाया और फिर उसमें कृति को लिटा दिया। कुछ दिन गुजरते रहे, वेद का यही रूटीन चालू रहा, पर अब उसने सबके फोन उठाने बंद कर दिए थे, क्योंकि सब यही कहते थे कि कृति से बात करवाओ, और वेद का यही जवाब होता, कृति सो रही है। वेद की दिनचर्या किसी मशीन की तरह हो गई थी। वहीं सुबह का नाश्ता बनाना, कृति को देना, खुद खाना, ऑफिस चले जाना, शाम को लौटते वक्त रोज वही बुके, गजरे, परफ्यूम लेकर आना, सब ऐसे ही चल रहा था। तभी एक दिन अचानक डोरबेल बजी। वेद ने जब दरवाजा खोला तो सामने नताशा थी, जिसे देख वेद चौंक गया। इससे पहले कि वो नताशा को रोक पाता, नताशा सीधा घर के अंदर चली आई और कृति को आवाज लगाते हुए कहा, कहाँ हो भाई कृति तुम तो ईद का चांद हो गई हो यार, हम तो तुम्हारे दीदार को तरस गए। नताशा के जोर जोर से चिल्लाने से वेद चिढ़ गया था,
पर उसने मुस्कुराते हुए नताशा से कहा, अरे बाबा चिल्ला क्यों रही हो? वो ज्यादा दूर नहीं, बस बगल वाले कमरे में। तुम बैठो, अभी उसको बुला के लाता हूँ। इतना कहकर वेद बेडरूम के अंदर गया और चाहते ही दरवाजा बंद कर लिया। फिर फ्रीजर के अंदर बैठी कृति को लिटाकर उसे कपड़ों से ढक दिया। तभी नताशा दरवाजा खटखटाने लगी। अरे क्या फिर से शुरू हो गए क्या तुम लोग? थोड़ा तो सब्र रखो, मेहमान आया है घर में। मेरे जाने के बाद जी भर कर करते रहना। नताशा की बात सुन वेद को याद आया कि उसने दरवाजा तो बंद किया था पर उसे लॉक नहीं किया। नताशा भी कृति को ढूंढते हुए बेडरूम में आ गई। उसकी नजरें कृति को ही ढूंढ रही थी और अचानक ही उसकी नजर फ्रीजर पर पड़ी। वो सीधा फ्रीजर की तरफ बढ़ती है और बोलती है, मुझे पता है कृति तू इसी में छुपी हुई है। पर जैसे ही नताशा ने फ्रीजर खोला उसके होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फ्रीजर बालों से भरा हुआ था और उसी बीच कृति की लाश बिछी हुई थी। एंजाइम्स की वजह से कृति का जिस्म पूरा सूख चुका था। वो सिर्फ हड्डियों से चिपके हुए मांस का ढांचा रह गई थी। जिस्म बदबू मार रहा था। नताशा खुद समझ पाती कि तभी उसके सर पर डंडे का प्रहार हुआ जिससे वो वहीं बेहोश हो गई। तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था नताशा। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। वेद एक ट्रॉली बैग में भरकर कृति का सूखा जिस्म जो कि अब सिर्फ हड्डियों का एकमात्र ढांचा रह गई थी, वेद कार में रखकर कहीं बाहर जा रहा था। घंटों बीतने के बाद जब नताशा को होश आया तो वो फ्लैट में बिल्कुल अकेली थी। होश आते ही उसने सीधा पुलिस को इन्फॉर्म किया। मामले की गंभीरता को भांप पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई थी। पुलिस पर वेद का फोन साइबर सेल वालों ने ट्रैक किया। उसकी लोकेशन पुणे एक्सप्रेसवे हाईवे के आसपास दिखाई दे रही थी। पुलिस जब नताशा को लेकर उस जगह पर पहुंची तो पता चला कि वो एरिया बहुत पुराना कब्रिस्तान था और गेट के बाहर वेद की गाड़ी भी खड़ी हुई थी। पूरा कब्रिस्तान छानने के बाद वेद कृति की लाश के साथ एक कब्र के गड्ढे के पास दिखाई दिया। पुलिस ने वेद को देखते हुए उसे वार्न किया, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस कुछ नहीं करेगी, नरमी से पेश आएगी। पुलिस की वार्निंग सुनकर भी वेद कुछ नहीं बोला। लेकिन जब पुलिस आगे बढ़ने लगी तो वेद ने चीखते हुए कहा, प्लीज मुझे मेरी कृति के साथ रहने दो। अगर किसी ने मुझे कृति से अलग करने की कोशिश की तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। मैं बस अपनी कृति के साथ ही जिंदा दफन होना चाहता हूं। नताशा फिर भी वेद के थोड़ा और करीब जाती है और उसे समझाते हुए कहती है, देखो पागलपन मत करो, कृति मर चुकी है। आखिर तुम क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? लौट आओ वापस। नताशा की बात सुनकर वेद एक बार फिर चीख चीख कर रोने लगा था। उसकी आंखों के सामने उसकी कृति की लाश थी और वो लंबे लंबे बालों वाली लड़की कृति की लाश पर बैठ खून के आंसू रो रही थी। अब तक वेद जिस झूठ को नकारता आ रहा था आज वही एक सच बनकर उसके सामने खड़ा था। वो लंबे बालों वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि कृति का ही एक साया था। वेद ने कभी भी कृति के साये से प्यार नहीं किया, लेकिन वो कृति की लाश को आज भी बेइंतहा प्यार करता था। पर जैसे ही वेद ने कृति के चेहरे को देखा, कृति भी दोनों बाहें फैलाए वेद को अपने पास बुला रही थी। वेद ने नताशा और पुलिस की आवाज पर गौर कर वापस आने का मन भी किया, मगर दूसरे ही पल कृति की रूह का दर्द उससे देखा नहीं जा रहा था और वो उस लंबे बालों वाली लड़की कृति की लाश में समाकर एक हो चुके थे, जो इस वक्त दुल्हन की तरह सजी हुई थी। पुलिस भी उसे समझाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही वेद ने अपनी गर्दन में रिवॉल्वर लगाकर गोली दाग दी। गोली सीधा खोपड़ी को चीरती हुई आसमान की ओर चली गई और वेद का निर्जीव जिस्म अपनी कृति के ऊपर ही धड़ाम से गिर गया और अगले ही पल दोनों फिसलते हुए कब्र में जा गिरे। कब्र में गिरने के बाद कृति का सिर वेद के सीने पर था, जिन्हें देख ऐसा लग रहा था कि अब जाकर दोनों ने एक दूसरे को पाया हो। नताशा ने जब वेद और कृति को एक दूसरे की बाहों में देखा
तो उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। वो भी बैठकर दोनों को देख रोने लगी थी। कृति को दिल की बीमारी थी, 2 हार्ट अटैक पहले ही आ चुके थे। बाईपास सर्जरी होने के बाद भी कृति को तीसरा अटैक आ गया, और वो भी ऐसे वक्त पर आया जब घर में कोई नहीं था। वेद कृति से बेइंतहा प्यार करता था। उसने कृति का ऑफिस जाना भी बंद करवा दिया था, मगर उसकी एक जिद की वजह से कृति ऑफिस चली जाती थी। कुछ दिनों से कृति ज्यादा ही थकी थकी रहने लगी थी। शायद उसकी कमजोरी के कारण उसकी बीमारी थी, और जिस बात का डर था वही हुआ। जब कृति को तीसरा अटैक आया, उस वक्त घर में कोई नहीं था। इस तरह सोई कृति दोबारा उठ भी ना सकी, और मौत का सदमा वेद को बर्दाश्त नहीं हुआ, जिससे वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और चाहकर भी कृति को मरा हुआ नहीं मान पाया। और आखिर इसी बेइंतहा प्यार के पागलपन में उसने अपनी जान दे दी।